हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की प्रैक्टिस सीरीज, जिसके प्रत्येक सेट में आपके 40 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। यह 40 क्वेश्चन सीरीज की 11th वीडियो है। इससे पहले भी 10 वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आज के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन है, आज आपके 5 बजे उत्तर प्रदेश लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की वीडियो अवेलेबल होगी। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। तुहिनकांत पांडे को किस संस्था का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? नाबार्ड, सेबी, आरबीआई, एचडीएफसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तुहिनकांत पांडे को किस संस्था का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। इन्हें हाल ही में सेबी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। बात करते हैं तुहिनकांत पांडे के बारे में कि इन्हें कितने साल के लिए बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इनको नियुक्ति के बाद में इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो 3 साल का कार्यकाल रहेगा। ये कौन से नंबर के चेयरपर्सन बनाए गए हैं सेबी के? तो ये 11वें नंबर के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। बात करते हैं आपकी सेबी के बारे में। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेबी की फुल फॉर्म है आपकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए हैं। सेबी की स्थापना कब की गई है? तो सेबी की स्थापना हुई है आपकी 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये किस फील्ड के लिए इसका गठन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जो भी आप बॉन्ड वगैरह परचेज करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है आपकी सेबी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। ऑस्कर अवार्ड 2025 के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? मिडनाइट, ओवर द मून, एनोरा, ब्रूटलिस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपके ऑस्कर अवार्ड 2025 के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एनोरा फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ऑस्कर अवार्ड 2025 के अंतर्गत। अब बात करते हैं एनोरा फिल्म के बारे में कि इसके डायरेक्टर कौन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इसके जो बेस्ट फिल्म दी गई है उसके डायरेक्टर का नाम क्या है। तो इनको भी आपको लर्न करना है। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर का नाम है आपका सीन वेकर। अब अदर बात करते हैं कि अदर जो अवार्ड दिए गए हैं उनमें कौन कौन से अवार्ड आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ध्यान रखना है, एक तो अवार्ड होता है आपके बेस्ट एक्टर का, जो अक्सर करके यूपी SSS पूछती है। वहीं एक अवार्ड होता है आपके बेस्ट एक्ट्रेस का, उसको भी आपकी यूपी SSS कभी कभी पूछ लेती है। तो देखिए, एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। एड्रियन ब्रोडी को आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है ऑस्कर अवार्ड 2025 के अंतर्गत। तो इनका नाम लर्न करना आपके लिए कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस की, तो मिकी मेडिसन को दिया गया है। ये चीज़ आपके लिए नई है और यहाँ से भी आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखना है। मेडिसन को आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था बेस्ट फिल्म का अवार्ड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एनोरा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई? मार्च 1850, अप्रैल 1850, मार्च 1851, फरवरी 1852, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष आपकी की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मार्च 1851 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना दिवस की, क्योंकि हर साल इसका स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और वहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। तो इसकी स्थापना दिवस जब आपकी की गई थी 4 मार्च, एग्जैक्ट डेट है जो आपकी 1851 को, इसलिए प्रत्येक 4 मार्च को हम स्थापना दिवस इसका सेलिब्रेट करते हैं।
अब एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में है आपके कोलकाता। अगर हम बात करते हैं इसकी डायरेक्टर जनरल की, कि डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कौन है, तो वो है आपके असित साहा। ये चीज़ भी आपको लर्न रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसकी स्थापना मार्च 1851 ईस्वी में हुई है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस सरकार के द्वारा प्रारंभ आपकी की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये आपकी योजना को प्रारंभ किया गया है। अब इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसके अंतर्गत किया जाएगा। देखिए, तो इसके अंतर्गत उत्तराखंड सरकार है उसके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्या किया जाएगा? वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन किनकी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो महिलाओं को की जाएगी। अब किस प्रकार की वो महिलाएं होंगी, ये भी इसमें कैटेगरी की गई है और उसको ही आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी महिलाएं जो आपकी अनमैरिड हैं या फिर इनका डिवोर्स हो चुका है, या फिर बात करते हैं डिसेबल्ड हैं, यानी अर्थात अपने कमाने खाने के लायक नहीं हैं, ऐसी महिलाओं को क्या किया जाएगा? आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए कितना लागत या कितना पैसा आवंटित किया गया है, बजट आवंटित किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ये भी इसमें दे रखा है। तो 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब सहायता कितनी दी जाएगी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो सहायता भी देख लीजिए, 2 लाख रुपए पर वुमेन आपके पैसे इनको दिए जाएंगे। ये जो राशि है वो आपकी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन अक्सर करके आपका बनना है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को प्रारंभ किया गया है। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? 10, 15, 14, 18 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2025 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की रैंक कौन सी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत की 14वीं रैंक है 2025 के अंतर्गत। वहीं 2024 में बात करते हैं कि भारत की कौन सी रैंक होगी, तो ध्यान रखिएगा 2024 में भी भारत की 14th रैंक थी, अर्थात इसकी रैंक में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। बात करते हैं कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं। तो इसे जारी करता है आपका IE और P, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ध्यान रखना है कब से ये प्रारंभ किया गया है, जारी कब से किया जा रहा है, तो इसके द्वारा ये 2000 से आपका जारी किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट रैंक किन की है, सेकंड रैंक किन की है या फिर थर्ड रैंक किन की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक है वो है बुर्किना एंड फासो की। किसकी है? आपकी बुर्किना एंड फासो की फर्स्ट रैंक प्रदान की गई है। वहीं आपको सेकंड रैंक आपके पाकिस्तान को दी गई है, और जो थर्ड रैंक दी गई है वो किसे दी गई है? वो दी गई है आपके सीरिया कंट्री को। तो देखिए इसके बारे में फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर जो टूरिज़्म लिखा हुआ है वो गलत कर लेना, ये आपका टेररिस्ट है। क्या है? आपका टेररिज्म है। एग्जैक्ट वर्ड क्या है यहाँ पे? टेररिज्म है। ध्यान रखिएगा, आतंकवाद का इंडेक्स है ये, उसके अंतर्गत आपकी रैंक की बात की गई है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, भारत को 14वीं रैंक प्रदान की गई है, जबकि बुर्किना एंड फासो को प्रथम रैंक प्रदान की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद आपका 21 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किसकी? अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करने की। ये आपके भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, वो क्या है? गैर कानूनी है आपकी। इसका प्रावधान किसमें किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान किया गया है।
अब बात कर लेते हैं एक एक करके अदर जो ऑप्शन दे रखे हैं। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो ये आपका समता से संबंधित है, ध्यान रखना है ये चीज़, समता का अधिकार ये प्रदान करता है। वहीं आपका 15वां क्या प्रावधान करता है? तो ये आपका भेदभाव को प्रदान करता है कि आपको किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं करना है। किसके आधार पर भेदभाव नहीं करना है? तो आपको जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, उसके सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, उसके बर्थ के आधार पर यानी बर्थ प्लेस के आधार पर आपका विभाजन नहीं करना है, और उसकी कास्ट को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करना है। ये चीज़ आपको दी गई है अनुच्छेद नंबर 15 में। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 21 की। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? राइट ऑफ लिविंग दे रखा है, यानी जीवन जीने का अधिकार का बात की गई है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 21 में। तो जीवन का अधिकार दे रखा है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 17 के बारे में पूछा गया था, क्योंकि इसके अंतर्गत अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटकर भारत आए थे? जनवरी 1918, फरवरी 1917, जनवरी 1915, फरवरी 1919 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटकर आए थे। इसी की याद में प्रत्येक 9 जनवरी को, कब आपका 9 जनवरी को हम अप्रवासी दिवस मनाते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि इसी की याद में आपका अप्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं अप्रवासी भारतीय दिवस की कि 2025 में से कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, भुवनेश्वर में आपका किया गया था। और भुवनेश्वर में आपका फर्स्ट टाइम किया गया था, जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे। निम्नलिखित में से कौन सी झील उड़ीसा में आपकी स्थित है? सांबर झील, डल झील, पुलकित झील, चिल्का झील या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी झील निम्नलिखित में से उड़ीसा में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, चिल्का झील आपकी उड़ीसा में स्थित है। बात कर लेते हैं चिल्का झील के बारे में कि इसका नेचर कैसा है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी सॉल्टी नेचर की है। क्या है आपकी, इसका नेचर क्या है? सॉल्टी है, अर्थात लवणीय है। दूसरी इसकी प्रायोरिटी है कि ये लेगून झील है। किस प्रकार की झील है आपकी? लेगून लेक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की कि अदर ऑप्शन जो कहाँ कहाँ पर स्थित है। सांबर झील की बात करते हैं तो ये भी, इसका नेचर भी आपका सॉल्टी ही है, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके राजस्थान राज्य में आपकी स्थित है। डल झील की बात करते हैं तो ये आपके स्वीट वाटर की है आपकी, अर्थात मीठे पानी की आपकी झील है, जो कि स्थित है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। एक और है आपकी पुलिकिट झील, आपकी कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और इसका अगर नेचर की बात करते हैं तो कैसा नेचर है इसके? स्वीट नेचर है आपका, मीठा पानी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चिल्का झील। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है? सोडियम, मरकरी, कोबाल्ट, आयरन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल के अंतर्गत रखा जाता है? ये क्वेश्चन आपकी यूपी SSS से कई बार आपकी पूछ चुकी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सोडियम धातु को आपके केरोसिन के तेल में रखा जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि जो इसका नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील नेचर की है। क्या है आपकी? ज्वलनशील नेचर की है, और ये पानी से रिएक्ट करने के बाद में क्या करती है आपकी? विस्फोट कर देती है। बात करते हैं सोडियम के बारे में, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। परमाणु क्रमांक है इसका 11। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है।
निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्रोटीन, डीएनए या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, कि कोशिका का पावर हाउस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया को आपके कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यानी जितनी भी पावर जनरेट होती है आपकी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे विटामिन की, कि विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। एक एक करके अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करते हैं कि कौन से वाले से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, जिसमें आपके रात में देखने की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वहीं अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं तो इससे संबंधित कौन सा रोग है आपका, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन के की बात करते हैं तो प्रजनन क्षमता क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। ये चीज़ इसके अंतर्गत आपकी इन्वॉल्व की जाती है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, और रिकेट्स नामक रोग को ही हम क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, विटामिन डी। किसान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 23 दिसंबर, 22 मार्च या फिर 22 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आपके वर्षों से पूछा जा रहा है। यूपी SSSC अक्सर करके पूछती है कि किसान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, प्रत्येक 23 दिसंबर को हम किसान दिवस मनाते हैं। अब ये जो 23 दिसंबर को हम प्रत्येक किसान दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं ये भी समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे यूपी के ही एक व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को क्या है कि आपको इनको किसानों का नेता कहा जाता था, चौधरी चरण सिंह को। और ये आपके क्या है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे और आपके प्रधानमंत्री भी रहे हैं। क्या इन्होंने कभी लोकसभा में पार्टिसिपेट किया था? तो इन्होंने लोकसभा में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्म उत्सव पर, जो कि बिलोंग करते हैं आपके उत्तर प्रदेश से और आपके PM रह चुके हैं। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं एक एक करके। तो प्रत्येक 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यानी क्या है आपका, पंचायत दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। यहाँ से भी क्वेश्चन यूपी SSSC पूछ लेती है। 22 मार्च की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थात विश्व पानी दिवस या वर्ल्ड जल दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं बात करते हैं 22 अप्रैल की, तो वर्ल्ड अर्थ डे करते हैं, अर्थात विश्व पृथ्वी दिवस। ये एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी SSSC अक्सर करके इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य, एडम स्मिथ, रॉबिन्सन, दादाभाई नौरोजी या 5वां ऑप्शन भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में पूछा गया है कि ये पुस्तक निम्नलिखित में से कौन से लेखक की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एडम स्मिथ के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। एडम स्मिथ को ही हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है इन्हें। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जब भी कोई आपसे पूछे तो वो एडम स्मिथ का ही नाम आपको लेना है। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है वेल्थ ऑफ नेशन। बात कर लेते हैं कौटिल्य के बारे में। तो कौटिल्य आपके क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। लेकिन ये पैसे से रिलेटेड नहीं थी, ये रिलेटेड थी आपकी राजनीति से। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं आपके एडम स्मिथ। भारत के किस शहर को सिलिकॉन ऑफ वैली कहा जाता है? दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत के किस शहर को सिलिकॉन ऑफ वैली कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बेंगलुरु को सिलिकॉन ऑफ वैली कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है वो भी समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो
आईटी से संबंधित आपका वर्क किया जाता है, कंप्यूटर से संबंधित आपका वर्क किया जाता है। आपका बेंगलुरु कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी कैपिटल सिटी है। कैपिटल कहाँ की है, तो कर्नाटक की है। सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर से संबंधित वर्क किए जाते हैं आपके बेंगलुरु में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है, 912, 943, 950, 949 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1943। अब लिंगानुपात क्या होता है वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर बात की जाती है कि 1000 लड़कों पर कितनी आपकी लड़कियां हैं, तो यहाँ पर जो रेशियो दिया जाता है वो गर्ल्स और विशेष बॉयज़ का रेशियो दिया जाता है। भारत में 943 लड़कियां हैं, कितने लड़कों पर, 1000 लड़कों पर। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ चीज़ें और भी देख लीजिए कि भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है। यहाँ पर जो आपको बात की जा रही है वो राष्ट्रीय साक्षरता की बात की जा रही है। तो साक्षरता कितनी है भारत की, तो ध्यान रखना है 73% है, और कहीं कहीं आपको 74% भी मिल जाएगी। लेकिन ये आपके अंतिम जो रिजल्टेंट निकलते हैं उसके अनुसार है, और ये आपके अनंतिम के अनुसार है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करते हैं जनघनत्व की, कि जनघनत्व भारत का कितना है, तो जनघनत्व है भारत का 382 पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की, कि जनसंख्या कितनी है भारत की 2011 के अनुसार, तो 121 करोड़ जनसंख्या आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं आपके लिंगानुपात, साक्षरता, जनघनत्व और जनसंख्या। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे एडीबी के बारे में पूछा गया है कि जो आपकी एशियन विकास बैंक है उसका मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो एडीबी का जो मुख्यालय स्थित है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, फिलीपींस में इसका मुख्यालय स्थित है। फिलीपींस में भी कहाँ पर स्थित है, तो इसकी राजधानी मनीला में स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत का गठन करने का प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 76 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायत का गठन करने का प्रावधान दिया गया है आपके भारतीय संविधान में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन की बात की गई है। अब जो पंचायत के गठन की बात की गई है वो जिम्मेदारी किसकी है, क्या है आपकी जिम्मेदारी किसकी है, ये चीज़ भी आपसे अक्सर करके पूछ ली जाती है। तो वो जिम्मेदारी है आपके राज्य की, क्योंकि आपके जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स हैं, आपके राजनीतिक तत्व हैं आपके, वो भाग नंबर कौन से में दे रखे हैं, 4 में दे रखे हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। भारत के राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक पूल का कार्य कौन करता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपसभापति या फिर इनमें से कोई नहीं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है ना, कई बार आपकी यूपी पीसीएस तक क्वेश्चन आपका ये पूछ चुकी है, और यूपी SSS ने तो ये कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कौन पूल का कार्य करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री आपके राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में पूल का कार्य करता है। बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस में कहा गया है, तो ये कहा गया है आर्टिकल नंबर आपके 53 में। वहीं भारत की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके कहने पर आपका जो राष्ट्रपति है कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद का संबंध किससे है, आर्टिकल नंबर 74 से। और इनके बीच में जो कार्य दे रखे हैं प्रधानमंत्री के कार्य, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। वहाँ पर आर्टिकल नंबर आपको 78 लर्न करना है कि राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करता है कौन, आपका प्रधानमंत्री। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? 3, 4, 2, 1, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय प्रस्तावना की बात की गई है कि उसमें कितने प्रकार के न्याय यानी जस्टिस की बात कही गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। कौन कौन से न्याय आपके भारतीय प्रस्तावना में दे रखे हैं? तो देखिए एक न्याय की बात की जाती है आपके सामाजिक न्याय, और कौन सा है आपका राजनीतिक न्याय, और तीसरा है आपका आर्थिक न्याय। तो ये 3 प्रकार के आपके न्याय की बात की गई है किसके अंतर्गत? आपके प्रस्तावना के अंतर्गत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किसकी कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा उत्तर प्रदेश के एक शहर को क्या घोषित किया गया है? यहाँ पे घोषित किया है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर 1, लखनऊ को आपका यूनेस्को के द्वारा उत्तर प्रदेश के शहर को घोषित किया गया है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित करने से लखनऊ का क्या फ़ायदा होने वाला है। तो लखनऊ में जो आपकी संस्कृति है, क्या है आपकी संस्कृति है आपकी, दूसरे जो वहाँ की व्यंजन शैली है वहाँ को एक नई पहचान मिलेगी, इंटरनेशनल लेवल पर मिलेगी। अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को ने इसको कब घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा यूनेस्को की आपकी बैठक हुई थी 43वीं बैठक। कहाँ पर बैठक हुई थी? तो ये हुई है आपके समरकंद में, जहाँ पर आपकी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है लखनऊ को, उत्तर प्रदेश की जो कि राजधानी है। अब बात करते हैं जो लखनऊ शहर है आपका कौन सा नंबर का शहर भारत का बना है? तो ध्यान रखिएगा ये 9th नंबर का बना है। ये वाला जो फैक्ट है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका 9वां कौन सा शहर है जो कि यूनेस्को शहर के द्वारा इसे हेरिटेज सिटी में घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ। निम्नलिखित में से किस शहर को उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आगरा, लखनऊ, कानपुर या गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शहर को आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बात करते हैं कानपुर के बारे में। कानपुर कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये कानपुर आपके गंगा रिवर के किनारे पर आपका स्थित है। और कानपुर में क्या क्या फेमस है? तो बिट्ठूर जो आश्रम है आपका वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बिट्ठूर में है क्या? तो जो आपके वाल्मीकि जी थे वहाँ पर उनका आश्रम है। ये चीज़ आपके लिए कंपलसरी है याद करना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 3, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जबकि एक और संबंध है आपके अहमदाबाद का। क्या है आपका? अहमदाबाद को भी याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका हो सकता है कि पूछ ले। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या है आपका? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना के अंतर्गत कौन सी बैंक शामिल नहीं है? आर्यावर्त बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक, पंजाब यूपी ग्रामीण बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में आपकी एक बैंक की स्थापना की गई है जिसका नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। इनमें से कौन सी बैंक को इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया या विलय नहीं किया गया जिसकी स्थापना करने में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, पंजाब यूपी ग्रामीण बैंक को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। यानी आपकी आर्यावर्त बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक तीनों को मिलाकर आपकी एक नई बैंक का निर्माण गठन किया गया है जिसका नाम है आपके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। क्या है आपके? उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक नाम उसका रखा गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसका निर्माण कब किया गया है वो भी आप समझ लीजिए। तो इसका निर्माण हाल ही में किया गया है मई 2025 में, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, तो ध्यान रखना है कि जो आपके किसान भाई लोग हैं उनकी केसीसी करने में क्या है, किसान लोगों को केसीसी करने में आपकी शीघ्रता का ध्यान रखा जाएगा। और क्या है, वहाँ पर बिना जाए यानी बिना जाए आपके बैंक में भी आप ऑनलाइन अपना केसीसी कराने के लिए समर्थ होंगे। ये चीज़ इसमें फैसिलिटी दी जाएगी, इसलिए इसका निर्माण किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। पंजाब यूपी ग्रामीण बैंक को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। मूल गंधकुटी बिहार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सारनाथ, कौशाम्बी, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका 5वां ऑप्शन कर लीजिएगा। तो सही आंसर क्या है आपका, मूल गंधकुटी बिहार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह सारनाथ में आपका स्थित है। अब ये सारनाथ है वो कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो ध्यान रखिएगा वाराणसी में ये आपका स्थित है। अब इसकी ऐतिहासिकता क्या है तो वो भी समझ लीजिए। तो भगवान महात्मा बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा। तो भगवान महात्मा बुद्ध ने आपका प्रथम उपदेश क्या है, अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही आपका दिया था। इसलिए कई बार ये क्वेश्चन यूपी SSS भी आपसे पूछ लेती है। तो हाल ही में चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो यहाँ पर आपके 3 से लेकर 5 नवंबर 2025 के बीच में है। तो देखिए यहाँ पे 3 से 5 नवंबर 2025 के बीच में महात्मा बुद्ध के जो आपके पवित्र अवशेष थे उनको यहाँ पर आम जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पवित्र जो अवशेष उन्हें क्या किया गया था, प्रदर्शित किया गया था। किन के लिए किया गया था? आम जनता के लिए, जो कि आप वहाँ पर दर्शन कर सकें। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो बच्चे उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी आपके करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, जो कि लास्ट 6 मंथ के हमने अपडेट किए हैं, आज वीडियो आपकी अवेलेबल होगी। कितने बजे अवेलेबल होगी? तो 5 PM पर आपकी वीडियो अवेलेबल होगी। आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और उससे प्राप्त नोटिस करना है तो आप ऑलरेडी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इजीली आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1, मूल गंधकुटी बिहार आपका सारनाथ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र में से उद्गमित होती है? गोमती, सोन, केन, गंगा या इनमें से कोई नहीं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी PCS आपके इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुकी है। इवन यूपी SSS में तो हर बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, गोमती नदी आपके मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है या फिर जनरेट होती है। एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है आपके फूलर झील से। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो इसका उद्गम हुआ है फूलर लेक से। और ये फूलर लेक कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जो ज़िला है आपका, उसमें आपका ये संबंधित है। टोटल लेंथ इसकी कितनी दे रखी है? तो टोटल लेंथ उत्तर प्रदेश में इसकी है 960 किलोमीटर की। ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा, जो लखनऊ शहर है आपका यानी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, वो इस नदी के ही किनारे पर आपकी बसी हुई है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, गोमती। उत्तर भारत का पहला समुद्री विरासत केंद्र का निर्माण करने की घोषणा उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है? आगरा, कानपुर, लखनऊ, श्रावस्ती या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उत्तर भारत का पहला समुद्री विरासत केंद्र का निर्माण करने की घोषणा उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, लखनऊ जिले में आपकी इसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है। अब देखिए एक एक करके बात करते हैं कि इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है। तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब इसके निर्माण में एक पॉइंट और है जो कि आपको समझना है, नौसेना शौर्य संग्रहालय। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है।
नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो वो भी किया जा रहा है आपके लखनऊ शहर में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फाइलेरिया संक्रमण को किस वर्ष तक समाप्त करने की घोषणा की है? 2026, 2027, 2029, 2030, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फाइलेरिया संक्रमण को किस वर्ष तक समाप्त करने की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 2027 तक आपकी घोषणा की गई है। इस तरह के इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं आपके, उससे संबंधित आपका वीडियो अवेलेबल होगा। कितने बजे? आज आपके 5 PM पर आपका वीडियो अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स उसके अंतर्गत दे रखे हैं लास्ट 6 मंथ के, अर्थात आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। आप जाकर उन्हें 5 बजे तक जाकर देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आपकी न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ बात कर लेते हैं फाइलेरिया संक्रमण के बारे में कि 2027 तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समाप्ति की घोषणा की गई है। अब ये घोषणा क्यों की गई है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि 2025 में जो उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया संक्रमण है वो 1% से भी नीचे आ चुका है। ये चीज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद भी करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र का किस शहर का निर्माण किया जाएगा? तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में निर्माण किया जाएगा? गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपके बन चुके हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, लखनऊ शहर में आपका इसका निर्माण किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या होगा इसके निर्माण करने का? तो उद्देश्य होगा आपके जो आवारा कुत्ते होते हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या है, लर्न करनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई? 2018, 2019, 2020, 2021 या इनमें से कोई नहीं। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2018 को प्रारंभ की गई है एक जिला एक उत्पाद योजना। अब ये एक्चुअली में है क्या, तो आप ऑलरेडी इसे शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट यानी ODOP योजना भी इसे हम कहते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके अंतर्गत क्या है कि आपके जो आर्टिकल से कोई वस्तु हैं जिला वाइज हमें क्या करना है, उन्हें आइडेंटिफिकेशन देना है। जैसे मान के चलिए कि हम क्या है कि बेंगल्स की जब भी हम बात करते हैं तो बेंगल्स कहाँ की फेमस हैं? तो बेंगल्स आपकी फेमस है फिरोजाबाद की। इसी तरह से हम जब बात करते हैं ताला की लॉक की, तो वो किसके लिए फेमस है? आपका अलीगढ़ के लिए। इसी तरह से आपके प्रत्येक ज़िले को एक आइडेंटिफिकेशन पहचान देने के लिए इस योजना को निर्माण किया गया था कि उसका पहचान बन सके और वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में सेल कर सकें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2018 को ये प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के किस शहर को गढ़मुक्तेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? तो यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में गढ़मुक्तेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? वाराणसी, हापुड़, अयोध्या, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हापुड़ शहर में इसका आयोजन किया जाता है। हाल ही में ये चर्चा में बना हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा घोषणा की गई है। क्या घोषणा की गई है कि गढ़मुक्तेश्वर मेले को हम मिनी जो आपका कुंभ है उसकी तर्ज पर आपका इसका आयोजन किया जाएगा। इसलिए ये आपका क्या है, चर्चा में आपका बना हुआ था। एक एक करके बात कर लेते हैं। गढ़मुक्तेश्वर मेले का आयोजन हापुड़ में किया जाता है। और हापुड़ कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गंगा रिवर के किनारे पर आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे स्मॉलेस्ट ज़िला है, ये चीज़ आपको लर्न करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पहले भी कई बार आपका पूछ लिया गया है। टोटल इसका जो एरिया वो कितना है? तो 660 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गढ़मुक्तेश्वर मेले का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है? प्रयागराज, आगरा, मथुरा, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि गोमती नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ शहर आपका बसा हुआ है। बात करते हैं गोमती नदी के बारे में, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम आपके फूलर लेक से आपका इसका उद्गम हुआ है। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जो जिला है वहाँ पर ये स्थित है। टोटल लेंथ इसकी कितनी है? तो 960 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ये उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी झील है जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? आपका मैदानी क्षेत्र से हुआ है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एक एक करके बात करते हैं। प्रयागराज आपका कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज स्थित है आपके गंगा और यमुना के संगम पर। वहीं अगर हम बात करते हैं आगरा शहर की, तो ये भी स्थित है आपके यमुना रिवर पर। मथुरा की बात करते हैं तो ये भी आपका स्थित है यमुना रिवर पर। लेकिन लखनऊ आपका कहाँ स्थित है जो कि पूछा गया है? तो ये गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हाल ही में गायक छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका हुआ था? मिर्जापुर, बलिया, आजमगढ़, प्रतापगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में आपके किसका निधन हुआ है? यहाँ पे जो छन्नूलाल गायक हैं यानी गायक छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इनका जन्म हुआ है आपके आजमगढ़ जिले में। जबकि मृत्यु कहाँ हुई है? तो ध्यान रखिएगा मिर्जापुर में इनका निधन हुआ है हाल ही में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। अब देखिए इनके बारे में थोड़े से इन्फॉर्मेशन भी समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है आपके 3 अगस्त 1936 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर? आजमगढ़ में। एक एक करके बात कर लेते हैं। इन्हें अवार्ड देने की बात की गई है, तो यहाँ पर एक एक पॉइंट देखिए। संगीत नाटक अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। नाटक अकादमी अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया था 2000 में। जबकि भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण भी दे दिया जा चुका है। पद्म भूषण अवार्ड भारत सरकार के द्वारा कब दिया गया है? तो वो दिया गया है 2010 में। एक और जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है भारत का सबसे सेकंड नंबर का जो हाई कैटेगरी अवार्ड है, पद्म विभूषण। ये पद्म विभूषण आपको लर्न करना ही करना है, क्योंकि हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है और चर्चा में ये बने हुए हैं। ये अवार्ड दिया गया था इन्हें 2020 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल टोटल कितनी सीटें हैं? 100, 108, 105, 103 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा आपका 1। उत्तर प्रदेश में कुल टोटल 100 सीटें हैं विधान परिषद में। क्या उत्तर प्रदेश में स्टार्टिंग से ही इतनी सीटें हैं? तो ये इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपके 2000 से पहले यानी क्या है आपका बिफोर 2000 आपकी कितनी सीटें थी उत्तर प्रदेश में? तो आपकी सीटें थी 108। लेकिन उत्तराखंड का निर्माण हो जाने के बाद में क्या है आपका? उत्तराखंड का निर्माण हो जाने के बाद में उत्तर प्रदेश में जो सीटें रह गई हैं वो रह गई हैं आपकी 100। ये चीज़ आपको याद रखनी ही रखनी है। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस की। जैसे लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं आपकी 80 हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? तो भारत में सबसे ज़्यादा हैं, 31 हैं। विधानसभा की बात करते हैं तो उसमें सीटें कितनी हैं? तो वहाँ पर सीटें हैं आपकी 403। क्वेश्चन में पूछा गया था विधान परिषद के बारे में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कालीन निर्माण के लिए जाना जाता है? सहारनपुर, मेरठ, भदोही, अमरोहा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा जिला आपके कालीन निर्माण के लिए जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भदोही जिला। जबकि अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। तो सहारनपुर जाना जाता है आपके पेपर के लिए, यानी जो कागज़ निर्माण है उसके लिए जाना जाता है।
कागज़ के निर्माण से जो भी वस्तुएं बनती हैं उसके लिए जाना जाता है आपका सहारनपुर। वहीं मेरठ की बात करते हैं तो ये आपका खेल के सामान के लिए जाना जाता है। क्या है आपका? खेल के सामान के लिए जाना जाता है। अमरोहा की बात करते हैं तो ये आपके ढोलक निर्माण के लिए जाना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भदोही। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है? सोयाबीन, दाल, चना, आलू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके फसलों से संबंधित है कि किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आलू के प्रोडक्शन में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। बात करते हैं कौन कौन से आपके जो फसल हैं उसमें प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपके आ चुके हैं। बात करते हैं प्रथम स्थान की उत्तर प्रदेश में, तो आपके जो गन्ने का प्रोडक्शन होता है उसमें रखता है, आपके जो प्रोडक्शन होता है गेहूं का उसमें रखता है, वहीं आपके आलू में भी रखता है, और आपके जो कुल खाद्यान्न है आपका उसमें भी आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। तो ये चीज़ें हो गई आपके उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान रखने की। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन की। सोयाबीन में कौन आपका प्रथम स्थान रखता है? तो वो है आपका एमपी। दाल में कौन रखता है? तो वो भी है आपका एमपी। और जबकि चना में अगर बात करते हैं तो वो है आपका राजस्थान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आलू। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस वर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को मनाने की प्रारंभ किया गया? 2016, 2018, 2020, 2019 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किस वर्ष से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को मनाने को प्रारंभ किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 2018 से इसे प्रारंभ किया गया। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके प्रत्येक 24 जनवरी को। अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो प्रत्येक 24 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम था? आपका संयुक्त प्रांत था। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत था, जिसका नाम 1937 से लेकर 1950 तक चला था। लेकिन 24 जनवरी 1950 के बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस शहर को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है? फिरोजाबाद, अलीगढ़, खुर्जा, ग्रेटर नोएडा या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है निम्नलिखित में से किसको सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खुर्जा शहर को हमको सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। अदर ऑप्शन देख लीजिए, जैसे आपको फिरोजाबाद को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ बैंगल्स कहा जाता है, चूड़ियों का नगर कहा जाता है इसे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वर्ल्ड फेमस चूड़ियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं। अलीगढ़ की हम बात करते हैं तो इसे हम ताला नगरी के नाम से भी जानते हैं, यानी ये लॉक के लिए फेमस है आपकी। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, तो ये आपके उद्योग के लिए फेमस है। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, खुर्जा सिटी को सिरेमिक सिटी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महाभारत सर्किट में सम्मिलित किया गया है? शामली, बागपत, बहराइच, लखीमपुर खीरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महाभारत सर्किट का क्या किया गया? विस्तार किया गया है, जिसमें आपके बागपत शहर को इसमें सम्मिलित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। अब क्यों किया गया है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर महाभारत जो जब आपका हुआ था उसके समय के कुछ अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो लक्षा ग्रह के अवशेष यहाँ पे प्राप्त आपके हुए हैं, इसलिए इसका सम्मिलित किया गया है आपके किसमें? महाभारत सर्किट में। कितनी टोटल कॉस्ट इसकी लगने वाली है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? तो 1 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों से लगती है? बागपत, शामली, रामपुर, लखीमपुर खीरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की दोनों की सीमा किससे लगती है? आपकी सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5, इनमें से
कोई नहीं, क्योंकि इन दोनों की सीमा लगती है आपके सहारनपुर से। क्या है आंसर होगा सही? सहारनपुर से इन दोनों की सीमा लगती है आपके किसकी? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5। भारत का पहला फ्रेट विलेज का निर्माण कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत का पहला फ्रेट विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश राज्य में आपके पहले फ्रेट विलेज का निर्माण किया जाना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये बात करते हैं कि किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसका निर्माण किया जाना है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहाँ से भी आ सकता है। तो बिल्कुल वहाँ से आ सकता है। फ्रेट विलेज नामक जो आपका गांव है वो कहाँ पर उत्तर प्रदेश में बसाया जाएगा? तो सही आंसर क्या होता है? अगर आपके ज़िला पूछ लिया जाएगा तो ज़िला पूछ लिया जाएगा तो वो होगा आपका चंदौली। क्या होगा आपका? चंदौली होगा। इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो आधारशिला रखी गई है आपके भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इस प्रकार जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। 23 से 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया 23 से 29 नवंबर 2025 के बीच में राष्ट्रीय स्काउटिंग गाइड जम्बूरी का जो आयोजन होना है किस शहर में आयोजन किया जाएगा? इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, लखनऊ शहर में इसका आयोजन किया जाना है। लखनऊ शहर में भी किस क्षेत्र में आयोजन किया जाना है? तो ध्यान रखिएगा, वृंदावन एक जगह है वहाँ पर जिसमें ये बस्ती बसाई गई है। वृंदावन योजना क्षेत्र है आपका, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाना है। अब वृंदावन योजना क्षेत्र के नाम से आप मथुरा टिक मत कर देना अगर आपका इसमें क्वेश्चन में कंसेप्ट दे रखा है। बात करते हैं कौन से एडिशन का आयोजन किया जाना है। तो एडिशन नंबर है इसका 19वां। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उद्घाटनकर्ता किसके द्वारा किया गया है? तो वो हैं आपके मोदी जी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा 3, लखनऊ में इसका आयोजन किया जाना है। आज के इस प्रकार के हमारे 40 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो भी सुन लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आपके ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन और स्टेनोग्राफर की डेट अनाउंस हो चुकी है, इसलिए आपके जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स हैं, अब लास्ट के 6 मंथ कौन कौन से होंगे और किसका करंट अफेयर्स है? तो वो करंट अफेयर्स है आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल का। जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि हम आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर आने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स को इन्वॉल्व किया गया है। और आज ये वीडियो अवेलेबल होगी 5 बजे, तो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर प्राप्त हो सके। और हो सके तो आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।